जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त दोस्त बिलास जन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है ए क्यूबा, बी मैक्सिको, सी ब्राजील और डी घाना। तो दोस्तों याद रखें, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया है। दोस्तों क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ही विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। क्यूबा में अब्दुल्ला और सोबराना नाम के कोरोना टीके लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों याद रखें, क्यूबा में कौन कौन से अब्दुल्ला और सोबराना नाम से कोरोना टीके लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों, कोरोना का जो कोविड-19 वायरस की फैमिली है, इसने ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं, सब कुछ चौपट कर रखा है। और पूरी दुनिया के देश इसी फिराक में है, मतलब इसी कोशिश में है कि कैसे इससे बचा सके और कैसे इससे बचा के रखा जा सके सबको। तो उसी चक्कर में और यह शुरुआत की है क्यूबा ने कि अब 2 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाकर। दोस्तों अब नजर डालें क्यूबा की साइड, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की मुद्रा क्यूबन पैसो तथा यहाँ के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल और प्रधानमंत्री मैनुएल मारेरो क्रूज। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति कौन से? मिगेल डियाज कानेल तथा प्रधानमंत्री मैनुएल मारेरो क्रूज। और राजधानी हवाना और मुद्रा क्यूबन पैसो है। याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए विक्रांत, बी ध्रुव, सी सप्तऋषि और डी कहर। तो दोस्तों याद रखें, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम ध्रुव है, आईएनएस ध्रुव। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव विशाखापत्तनम से कमीशन किया जाएगा। इस जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के सहयोग से किया गया है। दोस्तों किस किस के? डीआरडीओ, एनटीआरओ और हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा, 3 संगठनों द्वारा मतलब मिलके इसका निर्माण किया गया है। आईएनएस ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के अनुसंधान और पता लगाने के लिए समुद्र के बेड़ का नक्शा भी बना सकता है। इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना सामरिक बल कमान स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी के साथ संचालित करेगी। दोस्तों याद रखें, इसको बनाने में किस किसने सहयोग किया है? तो डीआरडीओ, एनटीआरओ और हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा। और यह कहां से कमीशन किया जाएगा? तो यह विशाखापत्तनम से कमीशन किया जाएगा और इसका 10 सितंबर तक कमीशन होने के चांसेस है, मतलब उम्मीदें हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी ब्राजील और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों याद रखें, सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा, जिसमें 960 एलपीएम मतलब लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है। और यह एमओपी मतलब मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, ताकि कोविड-19 से निपटने में बांग्लादेश के चल रहे प्रयासों का समर्थन किया जा सके। एमओपी को डीआरडीओ द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था। तो दोस्तों याद रखें, यह कितने 2 मेडिकल प्लांट लेके गया है, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लेके गया है। और दोनों की क्षमता कितनी है? तो 960 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की क्षमता है। देखते अब नजर आ रहे हैं दोस्तों हम बांग्लादेश की तरफ। तो जैसे हम बांग्लादेश को देख सकते हैं, यह
पहले 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 के बाद इसे बांग्लादेश का नाम मिला, आज़ादी मिली। और इसकी अगर हम देखें भारतीय राज्यों से सीमा, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से इसकी सीमाएं लगती हैं। अब इसकी ट्रिक भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगेन बता दूंगा। मेघा, राम, श्याम। मेघा से मेघालय, राम से मिजोरम, श्याम से असम, तीनों से त्रिपुरा। तो मेघा, राम, श्याम तीनों बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रह के बंगाली बोलते हैं, है ना। तो क्या है, मेघा से मेघालय, श्याम से असम, राम से मिजोरम, तीनों से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल और बंगाली से बांग्लादेश, ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखेंगे हम बांग्लादेश से जुड़े तथ्य दोस्तों। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा यह दो देशों से साझा करता है, भारत और म्यांमार। साथ ही इसकी बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा लगती है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। याद रखें दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम तो कंडीशनल रहती है, याद रखें। अगर पीओके आपके नक्शे में दिखा रहा है आपको, तो अफगानिस्तान से। अगर पीओके आपको नक्शे में नहीं दिख रहा है, मतलब कश्मीर का थोड़ा सा नक्शा कटा हुआ लग रहा है, तो फिर भूटान है। याद रखें दोस्तों, दोनों कंडीशंस के साथ चलता है। स्वतंत्रता अगर देखें हम बांग्लादेश की, तो स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को हो गई थी, जबकि यह अपना विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 से प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को यह विजय दिवस मनाते हैं दोस्तों। बांग्लादेश, इसके हमने सीमा पर भारतीय राज्य बता ही दिए आपको पहले ही मैप में, कि मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। और ट्रिक भी बता दी कि मेघा, राम, श्याम तीनों पश्चिम बंगाल में रहकर बंगाली बोलते हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाता है। दोनों नदियों के वाइस वर्सा नेम इस तरह से लगभग एग्जामिनर 20-20 बार तो पूछ ही चुका होगा, जब से मतलब इनको नाम दिए गए हैं। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, याद रखें बहुत अच्छे से। ढाका को मस्जिदों का शहर तथा रिक्शों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। यह जो अब उपनाम आपको बताए हैं, ये बहुत केयरफुली याद रखना है, क्योंकि बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखें, ढाका को मस्जिदों का शहर तथा रिक्शों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है, यह पूरे विश्व में जाना जाता है। ढाका में ही 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कब हुई है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना? 30 दिसंबर 1906 को। और कहां हुई है? तो ढाका में। बांग्लादेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में 8वां तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 92वां देश है। तो दोस्तों आप यहाँ के जनसंख्या घनत्व का भी अंदाजा लगा सकते हैं, और यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 92वां और जनसंख्या इसके पास 8वें नंबर पर है। जबकि एक रूस को हम देखते हैं तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहला स्थान आता है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 9वां। 9th रैंक आती है रूस की। तो वो फर्क आता है दोस्तों, इतने में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वो है जनसंख्या घनत्व है वह भी बहुत हाई है। दोस्तों बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, यह एक आखिरी पॉइंट है बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि नदियों का देश किस देश को कहा जाता है, तो बांग्लादेश को याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर और ब्लू स्काईज किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 6 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 8 सितंबर और डी 9 सितंबर। तो दोस्तों याद रखें, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने हेतु कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखें, सीधी सी बात है, वायु प्रदूषण को रोककर वायु गुणवत्ता का में सुधार कर करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करना। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों, व्यक्तिगत, समुदाय, कॉर्पोरेट और सरकार
पर जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। किस किस के लिए दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए, उत्पादकता के लिए, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, चार चीजों के लिए, और ऑलमोस्ट हर चीज के लिए ही स्वच्छ हवा जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। तो दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया? 19 दिसंबर 2019 को। पहली बार कब मनाया गया? तो याद रखें 7 सितंबर 2020 में पहला संस्करण था और 7 सितंबर 2021 को यह दूसरा संस्करण मनाया गया है। किस डे का? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का यह दूसरा संस्करण था 7 दिसंबर 2021 को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए आगरा स्टेशन, बी कानपुर स्टेशन, सी राजेंद्र नगर स्टेशन और डी चंडीगढ़ स्टेशन। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने चंडीगढ़ स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों रेलवे स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग वाली FSSAI पैनल की तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर उक्त प्रमाण पत्र में सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन जो होते हैं सब रेलवे स्टेशन को इन रेटिंग के हिसाब से दिया जाता है और रेटिंग होती है 1 से लेके 5 तक। तो जिसको 5 मिल गई वो बहुत बेस्ट है, 4 3 2 1 कैसे घटते जाते हैं। और यह किसकी ऑडिट के द्वारा होता है, मतलब किसकी ऑडिट एजेंसी के द्वारा? तो FSSAI की तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर यह प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। मात्र याद रखें यह 5वां ही है और यहाँ के आगे की डिटेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत ध्यान से सुने। तो यह कौन सा है? 5वां। तो 5वें के पहले 4 कौन से हैं? यह प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 रेलवे स्टेशन: आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। यह प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। तो दोस्तों याद रखें यह 4 कौन से हैं? पहले आप इन चारों के नाम याद रखें। 5वां कौन सा है? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, चंडीगढ़ स्टेशन जिसे सम्मानित किया गया है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से। और यह प्रमाणीकरण तो किसके? ईट राइट इंडिया मूवमेंट के तहत दिया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी भारत और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें प्लास्टिक समझौता मतलब प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश हमारा देश, खुद का देश भारत है। यह एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम के विनिर्माण के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्यमों को एक साथ लाएगा। इस समझौते के तहत प्रतिबद्धता का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। यह समझौता प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने, नवाचार करने के समयबद्ध लक्ष्यों को प्रदान करता है। दोस्तों याद रखें सीधा सा इसका लक्ष्य है कि प्लास्टिक कचरे को कम से कम करना है, जितना प्लास्टिक का उपयोग कम हो सके कम करना है, और जो उपयोग कम नहीं हो सकता है तो उनको भी मतलब वो कहते हैं रीयूजेबल प्लास्टिक का उपयोग ही करवाना है, रिनाएबल का। तो इस नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। और अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों प्लास्टिक को कम करना, प्लास्टिक कचरे को कम करना और प्लास्टिक कचरे का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिसाइकल करवाना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बॉलर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा करने वाले वे अब पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। आपके ऑप्शन है ए रविंद्र जडेजा, बी जसप्रीत बुमराह, सी दीपक चहर और डी कुलदीप यादव। दोस्तों याद रखें
कि हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने पूर्व भारतीय कप्तान जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कपिल देव के नाम भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में एक खास कीर्तिमान स्थापित किया। बुमराह ने महज 24वें टेस्ट मैच में ही अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। वह भारत की तरफ से सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज हैं। इससे पहले पूर्व दिग्गज कपिल देव के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था। उन्होंने बुमराह से एक मैच ज्यादा 25वें मैच में यह कमाल किया था। तो दोस्तों याद रखें कपिल देव को कितने 25 मैच लगे थे 100 टेस्ट विकेट लेने में, बुमराह को 24 मैच लगे और इरफान पठान को 28 मैच लगे थे 100 टेस्ट मैच पूरे करने में। तो इरफान पठान ने 28 मैच खेलकर 100 टेस्ट मैच पूरे किए थे। तो यह हो गया टॉप 3 फास्टेस्ट 100 विकेट वाले टेस्ट क्रिकेट में। याद रखें सबसे पहले अब कौन है, 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह, 25 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले कपिल देव और 28 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले इरफान पठान। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है ए नेपाल, बी जर्मनी, सी जापान और डी भूटान। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को कल ही पढ़ाया था वो बता दें कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रबंधन को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश के बाद योशिहिदे सुगा को पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। गौरतलब है कि लगभग एक वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री बने थे। तो हाँ दोस्तों याद रखें लगभग एक साल पहले ही पिछले साल सितंबर में शिंजो आबे ने पद त्याग किया था और अब इन्होंने योशिहिदे सुगा ने पद त्याग किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी दिल्ली। दोस्तों उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपको लग रहा हो जापान से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी है तो याद रखें कल ही जापान को एक्सप्लेन किया है फुल डिटेल्स में, तो कल की क्लास देख लें जिनको देखना हो। भारत का पहला, आपको बता दें भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व हाल ही में तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण WII संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200-250 डुगोंग बचे हैं समुद्र में, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य आदिरामपट्टिनम में से अमापट्टिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा। रिजर्व 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करेगा। दोस्तों याद रखें कहां, तमिलनाडु में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करके यह क्षेत्र बनाया गया है। और सबसे मैंने याद रखें आप कि डुगोंग को क्या कहा जाता है, तो समुद्री गाय के नाम से इनको जाना जाता है। देखते हैं आज का, अब तमिलनाडु को हम दोस्तों, तो जैसे हम देख सकते हैं भारत के नक्शे में तमिलनाडु स्थित है नीचे साइड। इसको अगर हम तमिलनाडु को जूम करके देखते हैं अब तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि तमिलनाडु की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल 3 राज्यों से, तथा आप देखेंगे तो यहाँ कराईकल यह पुदुचेरी का हिस्सा है। पौंडुचेरी यहाँ पर एक पौंडीचेरी और एक कराईकल एक जिला हो गया पौंडीचेरी का। तो यह दोनों जो हैं यह पौंडीचेरी के हिस्से हैं और यह एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी या पौंडीचेरी से सीमा साझा करता है। साथ ही दोस्तों अब नजर डालेंगे हम तमिलनाडु की डिटेल्स की तरफ। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित तथा मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। याद रखें दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित अभी वर्तमान में पंजाब का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। तो पंजाब का अतिरिक्त प्रभार कौन संभाल रहा है? बनवारी लाल पुरोहित। पड़ोसी राज्य देखे अभी हमने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी। दोस्तों नदियां देखें अगर यहाँ की तमिलनाडु की प्रमुख, तो कावेरी, बेल्लार, अमरावती, बैगई, पालार, चिथार आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान,
तो याद रखें दोस्तों, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था ही, अब एक गोंगोंग राष्ट्रीय उद्यान भी बन जाएगा। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुकोर्थी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, याद रखना दोस्तों। जिनमें से आपको मुदुमलाई याद रखना है, बहुत अच्छे से गिंडी रखना है याद, और ये मन्नार की खाड़ी आपको याद रहेगा। इंदिरा गांधी में अगर अन्नामलाई लगाकर मिले तो ही आप तमिलनाडु लगा, नहीं तो इंदिरा गांधी जी के नाम से देश में कई जगह अलग अलग उद्यान स्थापित हैं। देखेंगे अब बांधों की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु में बैगई बांध बैगई नदी पर, मुक्कम्बू या अपर अनाइकट बांध कावेरी नदी पर, करोप्पा नदी बांध करोप्पा नदी पर, और सोलायार बांध, चार बांध स्थित, चार प्रमुख बांध हैं। जिनमें से बैगई बांध तो आपको याद रहेगा बैगई पर, मुक्कम्बू या अपर अनाइकट बांध याद रखें कावेरी नदी पर है, और करोप्पा नदी बांध करप्पा नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। अब उत्पादन देखें तो यह राज्य केला, हल्दी, साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक स्थान है, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कौन कौन से? केला, हल्दी और साबूदाना का। जबकि आम, नारियल और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल तथा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। और यह अगर आपसे पूछा जाए कि केला, हल्दी, साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के लोकनाट्य देखें तो भरतनाट्यम, कुमी, कोलाट्यम और कावड़ी यहाँ के प्रमुख लोकनाट्य हैं। पर्यटक स्थल देखें तो सुरुली वाटरफॉल, ऊटी, येलागिरी, कांचीपुरम, श्रीरंगम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै, मीनाक्षी अम्मान मंदिर और सुचिंदरम, थानुमलयन मंदिर आदि स्थित हैं। दोस्तों याद रखें कि यहाँ पर एक स्टेडियम में स्थित है, सलेम क्रिकेट फाउंडेशन या SCF मैदान, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए विश्व विज्ञान दिवस, बी विश्व साक्षरता दिवस, सी विश्व डाक दिवस और डी विश्व पृथ्वी दिवस। तो दोस्तों याद रखें 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व भर में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों 17 नवंबर 1965 को अगर यह निर्णय लेंगे कि 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाना है, तो पहला विश्व साक्षरता दिवस जो मनेगा वह 1965 में तो बनेगा नहीं। विश्व साक्षरता दिवस जो पहला बना था यह 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। और वर्ष 2009-10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक किस वर्ष घोषित किया गया, तो 2009-10 में इसको घोषित किया गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिनाकेरे यातिराज पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं? आपके ऑप्शन है: ए नोएडा, बी पुणे, सी इंदौर और डी दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में नोएडा शहर के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिनाकेरे यातिराज पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं। दोस्तों सुहास एलवाई से मतलब याद रखें लालिनाकेरे यातिराज, इनका नाम बड़ा है तो शॉर्ट हो गया वो। सुहास एलवाई वर्ष 2007 में यूपी कैडर से IPS अधिकारी बने थे। उन्होंने 62 मिनट के संघर्ष में 2 बार के विश्व चैंपियन मजूर के खिलाफ 21-15, 17-21, 15-21 का उत्तम प्रदर्शन किया। उन्होंने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो दोस्तों कौन सा मेडल जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल, याद रखना है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीतकर 53 साल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने इस बार 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। और 19 मेडल जीतकर या 5 गोल्ड मेडल के साथ 19 मेडल जीतकर भारत 24वें स्थान पर रहा है ऑल ओवर। और साथ में इसमें टॉप पर चाइना रहा है, चीन रहा है टॉप पर। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है भारतीय नौसेना और किस सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ओशियन डेक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शन है: ए अफ्रीकी नौसेना, बी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी मतलब RAN, सी अमेरिकी नौसेना और
डी जापानी नौसेना। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ओशन डेक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ओशन डेक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच कॉम्प्लेक्स सरफेस और हवाई अभियान शामिल है। 2015 में द्विपक्षीय INRN समुद्री अभ्यास के रूप में शुरू हुए ओशन डेक्स की जटिलता पिछले वर्षों में बढ़ गई है। तो यह शुरू कब हुआ? 2015 में इसका पहला संस्करण था दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी में 2019 में आयोजित अभ्यास के तीसरे संस्करण में पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल है। तो दोस्तों इसका आखिरी अभ्यास कब हुआ है? इसका ओशन डेक्स अभ्यास तो यह हुआ है 2019 में, और आज है 2000, इस बार हो रहा है 2021 में, और पहला हुआ था 2015 में। मतलब यह प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करके सपोर्ट जरूर करना। आप सबके सपोर्ट से ही हमारी मेहनत सक्सेस हो सकती है। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।